हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। मैं सामल गोदरा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम इस क्लास में पिछली क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो पिछली क्लास में कुछ बात अधूरी रह गई थी। हम राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे थे और आर्टिकल हम पढ़ रहे थे 160, जिसमें हम ये देख रहे थे कि अगर राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है तो उसकी जगह पर कौन काम करता है। यानी राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है एक समय पर, तो उस पद पर काम कौन करता है। तो ये तय कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या तय करते हैं? या तो अन्य राज्य के राज्यपाल को बनाया जाता है कुछ समय के लिए, या उसको बनाया जाता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश को। तो अगर दोनों ही ऑप्शन में मिले आपको एग्जाम में, तो पहले वरीयता देनी है हाई कोर्ट के न्यायाधीश को। अगर हाई कोर्ट न्यायाधीश नहीं है तो आपको कौन सा ऑप्शन करना है? तो आपको ऑप्शन कर देना है अन्य राज्य के राज्यपाल को। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इस क्लास को। तो अब इस क्लास में हम आगे पढ़ने वाले हैं राज्यपाल के बारे में आयोग। तो पिछली क्लास में हमने देखा था राज्यपाल से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उनको। तो अब इस क्लास में हम देखने वाले हैं राज्यपाल के बारे में कुछ चुनिंदा आयोग, जो राज्यपाल के बारे में क्या कहते हैं। तो एक आयोग के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि आपका जो सन 2007 में बने पूंची आयोग, जो आपको राज्यपाल को महाभियोग प्रक्रिया से हटाने का क्या दिया था? सुझाव दिया था। कहाँ पर? विधानसभा में। नेक्स्ट आयोग की बात कर लेते हैं हम, दो इंपॉर्टेंट आयोग और बात कर लेते हैं। तो पहला तो आयोग है आपका सन 1969 में बने राजमनार आयोग ने राज्यपाल के पद को समाप्त करने का क्या दिया था? सुझाव दिया, लेकिन सुझाव नहीं माना गया था। क्या? सन 1969 में बने राजमनार आयोग ने राज्यपाल के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो जो आपका पूंची आयोग था उन्होंने तो कहा था कि महाभियोग प्रक्रिया से राज्यपाल को हटाना चाहिए, लेकिन जो आपका 1969 में बने राजमनार आयोग ये तो बोल रहे कि राज्यपाल के पद को ही समाप्त कर दो तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये सुझाव नहीं माना गया। नहीं माना गया तो आज भी आप देखते हो राज्यपाल बनते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आयोग है, उसकी बात करते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि सन 1903 केंद्र एवं राज्य के संबंधों में सुधार लाने के लिए, भाई केंद्र एवं राज्य के बीच में संबंध अच्छे बने रहे, उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से आपके रणजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में बने सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। ये आपका दूसरा, जैसे वैसे तो ये तीसरा आयोग है। एक तो हमने पूंची आयोग पढ़ लिया 2007 का, दूसरा हो गया आपका 1969 में राजमनार आयोग, और तीसरा आपका सरकारी आयोग। सरकारी आयोग ने राज्यपाल से संबंधित कुछ आपके सिफारिश दी थी 5, वो मानी भी जाती है कुछ, तो उसको हम देखते हैं कौन कौन सी। ठीक है, तो 1903 में बना था कौन सा? रणजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में सरकारी आयोग। तो इनकी क्या सिफारिश है वो देख लेते हैं। तो इस आयोग ने राज्यपाल के बारे में निम्न सिफारिश दी। तो पहली सिफारिश इसने दी कौन सी? कि राज्यपाल के पद पर किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए। ये इनकी सिफारिश है। किस आयोग की? सरकारी आयोग की। कि भाई कोई भी व्यक्ति को अगर आप राज्यपाल बना रहे हो तो वो कैसा होना चाहिए? गैर राजनीतिक, यानी उसको राजनीति से कोई लेना देना ही ना हो, बिल्कुल सिंपल व्यक्ति हो उसको राज्यपाल बनाओ, ताकि केंद्र एवं राज्य के बीच में संबंध अच्छे रहे। अगर वो राजनीति से लेना देना ही नहीं है उसका, तो वो इतना ज़्यादा क्या एक्टिव नहीं रहेगा, तो उतना मतलब उनके बीच में संबंध नहीं बिगड़ेंगे केंद्र एवं राज्य के बीच में। तो पहली सिफारिश तो ये थी कि राज्यपाल के पद पर किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए। दूसरी सिफारिश इस आयोग की कौन सी? कि उसी राज्य के निवासी को उसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। ये 100% मानी भी जाती है। ये सिफारिश है, ये सरकार पर डिपेंड करता है माने या ना माने, लेकिन ये 2 नंबर जो आपकी सिफारिश है इस आयोग की, ये ऑलमोस्ट मानी जाती है कि उसी राज्य के निवासी को उसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आप इसको संविधान में नहीं उल्लेख है इसका, तो आप इसको ऐसा नहीं मान सकते हो कि उसमें योग्यता है या शर्तें हैं। ये शर्तें योग्यता कुछ नहीं है, ये क्या एक आयोग की सिफारिश है। कौन सी? कि उसी राज्य के निवासी को उसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? अगर मान लो अगर राजस्थान का कोई बंदा राजस्थान में राज्यपाल बनता है, तो वो जनता से क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा, उसका जनता से भी क्या होगा? लगा होगा, तो वो कुछ सक्रिय होगा, काम करने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। तो ये चाहते हैं कि राज्यपाल क्या करे? काम ना करे, बस एक्टिव ना रहे, क्योंकि जब राज्यपाल एक्टिव होता है तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में क्या होते हैं? संबंध बिगड़ते हैं। तो ये इनका कहने का मतलब है, अगर आप दूसरे राज्य के निवासी को राज्यपाल बनाओगे तो वो उसके
डायरेक्ट जनता से क्या नहीं जुड़ पाएगा, लगाव नहीं होगा इनका, तो वो इतना एक्टिव नहीं होंगे। तो दूसरा कहने का मतलब ये है कि उसी राज्य के निवासी को उसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। ये दूसरी इनकी सिफारिश थी। तीसरी इनकी सिफारिश थी इस आयोग की कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ अवश्य परामर्श कर लेना चाहिए। कि आप किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बना रहे हो किसी राज्य में, तो जिस राज्य में बना रहे हो उस राज्य के मंत्री से क्या कर लो, आप एक बार परामर्श कर लो कि भाई इस व्यक्ति को हम राज्यपाल बना दे या ना बनाए। उससे क्या होगा, अगर मुख्यमंत्री खुद की इच्छा से किसी बंदे को बना रहा है कि हाँ इसको राज्यपाल बना दो, तो मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के बीच में संबंध बिगड़ने के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो तीसरी सिफारिश ये है कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री से क्या कर लेना चाहिए, परामर्श कर लेना चाहिए। चौथी इस आयोग की सिफारिश है आपकी कि राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले पद से नहीं हटाया जाए। यानी क्या होता है, बार बार राज्यपाल को इधर से एक दूसरे राज्य में क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरण कर दिया जाता है या पहले ही हटा दिया जाता है। तो इस आयोग का कहना है कि राज्यपाल को इस फुटबॉल की तरह मत बनाओ, कभी इधर कभी इधर, उसको 5 वर्ष तक किसी एक राज्य में काम करना दिया जाए। तो राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले पद से नहीं हटाया जाए। चौथी सिफारिश इनकी ये थी। नेक्स्ट एंड लास्ट इनकी सिफारिश थी क्या थी कि राज्यपाल किसी व्यवसाय में दक्ष होने चाहिए। यानी राज्यपाल बिजनेसमैन होना चाहिए, न कि राजनीतिक। कैसा होना चाहिए, राज्यपाल किसी व्यवसाय में दक्ष होना चाहिए ताकि वो अच्छा निर्णय ले सके, वो बिजनेसमैन हो। ये इनकी 5 सिफारिश थी। कौन से आयोग की, आपके सरकार या आयोग की, जिसमें से एक ऑलमोस्ट मानी जाती है, दूसरी उसी राज्य के निवासी को उसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाता है। लेकिन ये कोई बाध्यता नहीं है कि भाई अगर उसी राज्य को राज्यपाल बना भी दिया जाए ना, तो संविधान का कोई उल्लंघन नहीं होता है, क्योंकि संविधान में तो ये बात नहीं लिखी हुई है। तो इसमें बनाए या न बनाए ये कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, ये सिफारिश है एक आयोग की, मान्य न मान्य ये सरकार पर डिपेंड करता है। लेकिन ऑलमोस्ट क्या होती है, इस सिफारिश को मानी जाती है। उसी राज्य के निवासी को उसी राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। बना दिया जाए तो कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखने वाले हम राजस्थान में राज्यपाल। तो हमने राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल की बात कर ली और राज्यपाल से संबंधित 3 इंपॉर्टेंट जो आपके आयोग है इनकी बात कर ली। अब हम बात करने वाले राजस्थान के राज्यपाल की। पहला राज्यपाल कौन बना, कौन सा राज्यपाल ज़्यादा बना, इनकी हम बात करने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं राजस्थान में राज्यपाल। ठीक है, तो राजस्थान में राज्यपाल की पद की स्थापना कब हुई। पहला क्वेश्चन तो यही, राज्यपाल बनने कब लगे। तो राजस्थान में राज्यपाल पद की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी, क्योंकि उससे पहले क्या था, आपका राजस्थान अलग अलग रियासतों में बंटा हुआ था, मेवाड़ मारवाड़ इस प्रकार। तो आपका एकीकरण कब पूरा हुआ था राजस्थान का, 1 नवंबर 1956। उसी दिन आपको क्या की गई थी, आपके राजस्थान में राज्यपाल की स्थापना की गई थी। इससे पहले क्या हुआ करता था, इससे पहले आपका राजस्थान में राज प्रमुख पद हुआ करता था। भाई राज्यपाल तो 1 नवंबर 1956 के बाद में बनने लगे, तो इससे पहले क्या बनते थे, आपके राज प्रमुख पद हुआ करता था। राज प्रमुख पद को कैसे हटाया गया था, तो आपका इसके लिए संशोधन किया गया था। कौन सा, राज प्रमुख पद हटाने के लिए आपका 7वां संविधान संशोधन कब, 1956। इसी के तहत इसको क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। क्या किया गया था, समाप्त। राज प्रमुख पद को 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ही क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। क्योंकि ये पहले आपका क्या हुआ करता था, राज्यपाल से पहले राज प्रमुख पद हुआ करता था। क्योंकि संविधान तो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उस समय पद कौन सा हुआ करता था राज्यपाल की जगह, राज प्रमुख। इसको कब हटाया गया था, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। इसके बाद में क्या बनने लगे आपके, राज्यपाल। तो पहला हमें राज प्रमुख याद रखना है, कौन सा, जैसे कि पहला राज प्रमुख कौन था, तो आपका राजस्थान का एकमात्र ही था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हुआ, उस समय से बनने लगे। तो आपका राजस्थान का एकमात्र व प्रथम राज प्रमुख थे आपके सवाई मानसिंह दीत्य, जो जयपुर के राजा थे, सवाई मानसिंह दीत्य। वो एकमात्र एवं प्रथम राज प्रमुख थे।
उनका कार्यकाल था आपका 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक, क्योंकि ये एक ही राज्यपाल राज प्रमुख बने थे। तो ये एकमात्र और प्रथम यही है आपके कौन, सवाई मान सिंह थे। कहाँ के राजा थे आपके, जयपुर के। कार्यकाल पूछ लिया जाए तो 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक माना जाता है। अब नेक्स्ट बात कौन सी है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। भाई राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन बना, तो आपके बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। कौन बने थे, गुरुमुख निहाल सिंह, जो आपके राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन है, तो आप कौन बताओगे, गुरुमुख निहाल सिंह को। और अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, तो इन्हीं का है। किनका, गुरुमुख निहाल सिंह का। कब से कब तक, 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक। ठीक है, तो राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किनका है, गुरुमुख निहाल सिंह का। कब से कब तक, 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक ये क्या रहे थे, आपके राज्यपाल रहे थे, प्रथम राज्यपाल। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपके राज्यपाल में, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से क्या दिया था, त्याग पत्र दिया। जो इंपॉर्टेंट राज्यपाल हम इनको ही पढ़ने वाले। वैसे तो राज्यपाल अब तक 41 बन चुके हैं, 40-41 राज्यपाल बन चुके हैं, तो हम सभी के बारे में थोड़ी पढ़ने वाले, वो उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले जो एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है। तो हम ये देखने वाले, पहला हमने देख लिया कि कौन सा था, गुरुमुख निहाल सिंह, जो आपके सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल थे। अब हम ये देखने वाले कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल कितने हैं जिन्होंने अपने पद से क्या दिया है, त्याग पत्र दिए है। तो ऐसे राज्यपाल आपके 2। कौन से, पहला तो है आपका, कितने, 2। पहला आपका मदन लाल खुराना। कौन है, मदन लाल खुराना। इन्होंने क्या दिया था, त्याग पत्र। मदन लाल खुराना ने त्याग पत्र क्यों दिया था, क्योंकि ये जाना चाहते थे सक्रिय राजनीति में। कब दिया इन्होंने, 2004 में। सक्रिय राजनीति में जाना चाहते थे, क्या मतलब, क्योंकि आप जानते हो राज्यपाल क्या होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है। तो ये मदन लाल खुराना चाहते थे, नहीं मुझे ऐसी राजनीति नहीं करनी है जिसमें मेरी कोई चले ही ना, मैं तो बस नाम मात्र का हूँ। वो कहाँ जाना चाहते थे, सक्रिय राजनीति में जाना चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, 2004 में त्याग पत्र दे दिया। 2 नंबर है आपके राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल ने त्याग पत्र क्यों दिया, मदन लाल खुराना तो आपके सक्रिय राजनीति में जाना चाहते थे इसलिए दिया, और प्रतिभा पाटिल आपके क्या बनना चाहते थे, राष्ट्रपति बनना चाहते थे, इसलिए इन्होंने 2007 में क्या दिया था, त्याग पत्र दिया। तो राजस्थान के ऐसे राज्यपाल कितने, 2, जिन्होंने अपने पद से क्या दिया था, त्याग पत्र। पहला मदन लाल खुराना, जो आपके सक्रिय राजनीति में जाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने 2004 में त्याग पत्र दिया। दूसरा आपका प्रतिभा पाटिल, जो आपके राष्ट्रपति बनने के लिए 2007 में क्या दिया था, त्याग पत्र दिया। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। भाई इन्होंने तो त्याग पत्र दिया था, लेकिन ऐसे कितने राज्यपाल है अब तक कि जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, तो कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। कौन कौन से वो देख लेते हैं। पहले आपका दरबारा सिंह, जिनकी मृत्यु कब हुई थी, 1998 में। नेक्स्ट है आपका निर्मल चंद जैन, जिनकी मृत्यु हुई थी आपकी 2003 में। और नेक्स्ट आपका शैलेंद्र कुमार सिंह, जिनकी मृत्यु हुई थी 2009 में। नेक्स्ट आपकी श्रीमती प्रभा राव, जिनकी मृत्यु हुई 2010 में। तो ये आपके 4 राज्यपाल हैं जिनका पद पर रहते हुए क्या हो गया था, निधन हो गया। पहला कौन सा, दरबारा सिंह 1998 में। दूसरा आपका निर्मल चंद जैन 2003 में। तीसरा आपका शैलेंद्र कुमार सिंह 2009 में। और चौथा आपका श्रीमती प्रभा राव 2010 में। नेक्स्ट देखते हैं हम कार्यवाहक राज्यपाल में सबसे कम कार्यकाल किसका है, मिलाप चंद जैन का। यानी अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, गुरुमुख निहाल सिंह। और अगर सबसे कम कार्यकाल पूछ लिया जाए तो आपको कौन सा बताना है, ये आपका जो पहला नंबर है ना, दरबारा सिंह, इनका क्या है, सबसे कम कार्यकाल है। सबसे ज़्यादा तो कौन से है, गुरुमुख निहाल सिंह का। और अगर आपसे सबसे कम पूछ लिया जाए तो आप कौन सा बताओगे, सबसे कम है दरबारा सिंह का, जो आपके 1 मई को बने थे और आपके 24 मई को क्या हो गया था, इनका देहांत हो गया था।
तो सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल पूछे तो दरबारा सिंह, और सबसे अधिक कार्यकाल वाला पूछे तो गुरुमुख निहाल सिंह। इसी प्रकार का टॉपिक में नेक्स्ट लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि कार्यवाहक राज्यपाल में अगर आपसे ये पूछा जाए देख के कि कौन सा, कि कार्यवाहक राज्यपाल में सबसे कम कार्यकाल किसका है, तो मिलाप चंद जैन का। कितने दिन, 10 दिन। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है अतिरिक्त प्रभार के रूप में, किसके रूप में, अतिरिक्त प्रभार। अतिरिक्त प्रभार के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका, आपके टीवी राजेश्वर। कितने दिन, 7 दिन। तब आपकी ये कुछ समझ में कम आ रहा होगा कि कार्यवाहक राज्यपाल, अतिरिक्त प्रभार, इनमें क्या अंतर है। तो देखिए, एक तो होता है फुल फ्लेश राज्यपाल, जिन अगर आप ना तो कोई कार्यवाहक राज्यपाल दे ना ही अतिरिक्त प्रभार दे, केवल ये पूछा जाए कि राज्यपाल में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, तो आप क्या बताओगे, गुरुमुख निहाल सिंह। अगर ये पूछा जाए कि राज्यपाल में सबसे कम कार्यकाल किसका है, तो आप क्या बताओगे, दरबारा सिंह। फिर आएंगे आपकी ये दो नाम कि कार्यवाहक राज्यपाल में सबसे कम कार्यकाल किसका है और अतिरिक्त प्रभार के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका है, तो टीवी राजेश्वर 7 दिन। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, एक तो होता है फुल फ्लेश राज्यपाल, यानी एक राज्यपाल, एक राज्य का एक राज्यपाल होता है, वो फुल फ्लेश होता है। कार्यवाहक राज्यपाल कौन सा होता है और अतिरिक्त प्रभार कौन सा होता है, तो अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल वह होता है जिसके पास पहले से एक राज्य है और उसको एक राज्य और दे दिया जाता है, उसको बोलते हैं अतिरिक्त प्रभार। यानी पहले तो उसके पास एक राज्य है, उसका वो राज्यपाल पहले से बना हुआ है, फिर भी उसको एक अन्य राज्य को क्या बना जाता है, राज्यपाल बना जाता है, उसको बोला जाता है अतिरिक्त प्रभार। यानी कुछ समय के लिए उस पर क्या दिया जाता है, भार दिया जाता है। भाई असमय मृत्यु हो जाती है किसी पास के राज्य की, राज्यपाल की, तो उसकी जगह क्या दे दिया जाता है, कुछ समय के लिए पास वाले राज्य को भार दे दिया जाता है, उसको बोलता है अतिरिक्त प्रभार। यानी कुछ समय के लिए बनते ही है, 5-10 दिन या 1 महीने तक बनते हैं, तब तक उस राज्य में नया राज्यपाल बन जाता है, तो उनको वापस हटा दिया जाता है। ये तो होते हैं अतिरिक्त प्रभार वाले। और नेक्स्ट बात हुई आपकी कार्यवाहक। कार्यवाहक राज्यपाल कौन से होते हैं, हमने ये तो बात कर ली कि अतिरिक्त प्रभार वाले कौन से होंगे, वही जो पहले से एक राज्य के राज्यपाल है फिर भी उसको एक राज्य का राज्यपाल और बना दिया जाता है और भार दे दिया जाता है अतिरिक्त, उसको बोलते हैं अतिरिक्त प्रभार। नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्यवाहक की। कार्यवाहक कौन सा होता है, कार्यवाहक वह राज्यपाल होता है जिसके पास पहले से कोई राज्यपाल पद नहीं होता है, यानी पहले किसी भी राज्य का राज्यपाल नहीं होता है, केवल उसको एक राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है कुछ समय के लिए, 10 दिन 1 महीने, तब तक अगला राज्य वापस अगले राज्य में अगला राज्यपाल नहीं बन जाता, तब तक क्या बना जाता है, उसको राज्यपाल बनाया जाता है, उसको बोलते हैं कार्यवाहक राज्यपाल। तो कार्यवाहक राज्यपाल में सबसे कम कार्यकाल किसका, राजस्थान में मिलाप चंद जैन के, जो 10 दिन तक बने थे। नेक्स्ट क्या हो गया, 10 दिन के बाद में अगले आपके राज्यपाल बन गए थे, तो वो हट गए। और अतिरिक्त प्रभार के रूप में कितने दिन रहे थे, 7 दिन। तो ये आपको जरूर याद रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं फिर बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि राजस्थान का एकमात्र राज्यपाल, राजस्थान का एकमात्र राज्यपाल जिनको बर्खास्त किया गया था। देखो हमने 3 स्थितियां देखी, पहला तो खुद अपनी इच्छा से त्याग पत्र दिया, दूसरा कि उनकी मृत्यु हो गई पद पर रहते हुए, तीसरा एकमात्र आपका राज्यपाल जिनको बर्खास्त किया गया था, यानी वो त्याग पत्र नहीं देना चाहते थे, न ही आप मतलब इनकी मृत्यु हुई थी, क्या दिया गया था, इनको बर्खास्त किया गया था, यानी इनको पद से निकाला गया था, बर्खास्त किया गया था। वो आपके एकमात्र राज्यपाल है, कौन, रघुकुल तिलक। इनको क्यों निकाला गया था इसका कारण तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो राजस्थान का एकमात्र राज्यपाल है जिनको क्या किया गया था, बर्खास्त किया गया था, वो कौन सा है, रघुकुल तिलक। ऐसे कितने राज्यपाल है जिन्होंने पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई, तो कितने, 4। और ऐसे कितने राज्यपाल है जिन्होंने अपने पद से क्या दिया था, त्याग पत्र, कितने हैं, 2। और सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले गुरुमुख निहाल सिंह, सबसे कम दरबारा सिंह। कार्यवाहक राज्यपाल में सबसे कम मिलाप चंद जैन और अतिरिक्त प्रभार के रूप में टीवी राजेश्वर। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है महिला राज्यपाल। यानी अब तक राजस्थान में कितनी महिला राज्यपाल बन चुकी है, कितनी बन चुकी है, 3। कौन कौन सी, पहली आपकी प्रतिभा पाटिल जो 2004 से 2007 तक बने थे। 2007 में क्या दे दी थी उन्होंने, आपका त्याग पत्र दे दिया था राष्ट्रपति बनने के लिए। नेक्स्ट है आपकी 2 नंबर श्रीमती प्रभारा, 2010 से, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 2010 से 2010 ही कर दिया,
नेक्स्ट है आपका, क्योंकि 2010 में इनकी मृत्यु हो गई थी, बने ये 2009 में थे। नेक्स्ट आपकी श्रीमती मार्गरेट अल्वा, ये बने थे आपके 2012 से 2014 तक। तो यहाँ पे मिस प्रिंट है, मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। यहाँ पे आप 2009 कर लेना, ठीक है। 2009 से क्या रहे थे 2010 तक। और नेक्स्ट 3 नंबर कौन सी आपकी, श्रीमती मार्गरेट आल्वा, ये 2012 से 2014 तक बने थे। तो ये आपकी 3 महिलाएं जो राज्यपाल बनी थी, प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रभा राव और श्रीमती मार्गरेट अल्लावा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजस्थान में क्या लिखा हुआ है, राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब राज्य की सरकार क्या राज्य को संभालने में असफल हो जाए, तब क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। ऐसा कितने राज्यपाल के समय हुआ है, 4 राज्यपाल के समय हुआ है। तो कितनी बार शासन लग चुका है राष्ट्रपति, 4 बार। पहला लगा था आपका सन 1967, कब लगा, 1967। उस समय आपके राज्यपाल थे संपूर्णानंद और उसमें मुख्यमंत्री थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया। 2 नंबर आपका लगा था 1977, जस्ट 10 वर्ष बाद। उस समय आपके राजस्थान के राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी और मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। 3 नंबर आपका राज्यपाल जो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था 1980 में। उस समय आपके मुख्यमंत्री राज्यपाल थे रघुकुल तिलक, इसीलिए इनको क्या किया गया था, बर्खास्त किया गया था। उन समय राज्यपाल कौन था, रघुकुल तिलक। मुख्यमंत्री थे आपके भैरव सिंह शेखावत। 4 नंबर लगा था आपका राष्ट्रपति शासन 1992 और उस समय राज्यपाल थे आपके एम.सी. रेड्डी और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, भैरव सिंह शेखावत। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए ना कि 2 बार मुख्यमंत्री, कौन से मुख्यमंत्री के समय 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, तो भैरव सिंह शेखावत के समय 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो पहला लगा था 1967 में, राज्यपाल थे संपूर्णानंद, मुख्यमंत्री थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया। 2 नंबर आपका राष्ट्रपति शासन लगा था 1977, राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी, मुख्यमंत्री थे आपके हरिदेव जोशी। 3 नंबर 1980 में लगा था, राज्यपाल थे रघुकुल तिलक, मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। 4 नंबर लगा था आपका 1992 में, एम.सी. रेड्डी थे उसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, राज्यपाल से इंपॉर्टेंट हमें क्या याद रखना है। अब हमें देख लेना है राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है। हमने देखा कि लंबा कार्यकाल, प्रथम राज्यपाल, सबसे कम कार्यकाल, कार्यवाहक में कम, अतिरिक्त प्रभार में कम, महिला राज्यपाल, पद पर रहते हुए मृत्यु, त्याग पत्र, बर्खास्त। इस प्रकार हमने टॉपिक लिए और इनके अनुसार हमने क्या याद किया, राज्यपाल याद किए। अब हम देख लेते हैं राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान राज्यपाल कौन है आपके, कलराज मिश्र, जो कितने राज्यपाल है आपके, 41वें। जो कलराज मिश्र है वर्तमान में राज्यपाल, वो कितने हैं, 41वें राज्यपाल है। उससे पहले कितने बन चुके, 40 राज्यपाल बन चुके। नेक्स्ट इनके बारे में ये बात है कि ये 2 बार राज्यसभा के क्या रह चुके, सदस्य रह चुके। राज्यसभा जो आपके संसद के 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा, इसके ये क्या रह चुके, 2 बार सदस्य रह चुके हैं। नेक्स्ट इनके बारे में ये बात याद रखनी है कि ये राजस्थान से पहले हिमाचल के क्या थे, राज्यपाल थे। यानी अब राजस्थान के इससे पहले कौन से राज्यपाल के, कौन से राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, तो हिमाचल के राज्यपाल रह चुके हैं। ये 3 बात इनकी याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब हम देखने वाले हैं राज्यपाल की शक्तियां। तो हमने अभी तक 2 टॉपिक देखे, वैसे हमने 3 देख लिए। कौन कौन से, राजस्थान से राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल और राज्यपाल से संबंधित आयोग, और तीसरा हमने देखा है राजस्थान में राज्यपाल। अब हम देखने वाले राज्यपाल की शक्तियां कि राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है। तो शक्तियों में पहले याद रखना है कि राज्यपाल के पास होती है सामान्य शक्तियाँ। सामान्य शक्तियाँ का मतलब राष्ट्रपति के पास होती है आपके 2 प्रकार की, सामान्य शक्तियाँ और दूसरी आपातकालीन शक्तियाँ। यानी अगर आपको इमरजेंसी वगैरह शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती है। तो राज्यपाल के पास कौन सी शक्तियाँ होती है, सामान्य शक्तियाँ होती है। सामान्य शक्तियाँ भी कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। तो पहली होती है आपकी कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ,
दूसरी होती है आपकी व्यवस्थापिका या विधायी संबंधित शक्तियां, व्यवस्थापिका या विधायी संबंधित शक्तियां। 3 नंबर होती है आपकी वित्तीय संबंधित शक्तियां और 4 नंबर होती है आपकी न्यायिक संबंधित शक्तियां। तो ये होती है राज्यपाल की शक्तियां। तो राज्यपाल की शक्तियां कैसी होती है? सामान्य शक्तियां, उनके पास इमरजेंसी वाली शक्तियां नहीं होती है। लेकिन सामान्य शक्तियां कितनी प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कार्यपालिका संबंधित शक्तियां, व्यवस्थापिका विधायी संबंधित शक्तियां, वित्तीय संबंधित शक्तियां और न्यायिक संबंधित शक्तियां। तो अब इन 4 शक्तियों को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं विस्तार से और समझ भी लेते हैं। तो हम पहली बात करने वाले कार्यपालिका संबंधित शक्तियां क्या होती है राज्यपाल के पास। तो कार्यपालिका संबंधित शक्तियों में पहली बात है इनकी, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है, जो हम अनुच्छेद 154 के अनुसार हम देख चुके हैं। यानी जब हमने आर्टिकल पढ़े थे तो आर्टिकल 154 भी पढ़ा था, उसमें ये बात हम पढ़ चुके कि राज्यपाल क्या होता है? कार्यपालिका का प्रधान होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात है राज्यपाल राज्य में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, वह मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां करता है। अनुच्छेद 164(1) में बात है। यानी आपके आर्टिकल 164 कितने? 5 है इस प्रकार, 164(1), 164(2), 164(3) इस प्रकार कितने? 5 है। तो ये जो बात है कौन सी? कि राज्यपाल राज्य में बहुमत दल के नेता, जो भी बहुमत के दल के नेता होता है, बहुमत मतलब जो आपकी विधानसभा में कितनी सीट है उसके बहुमत है, उसके अनुसार जो दल है उसका नेता, उसको क्या बनाएंगे? मुख्यमंत्री। कौन बनेगा? राज्यपाल। ये तो पहली शक्ति है इनके पास। और जो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर क्या करेंगे? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये बात कौन से आर्टिकल में? 164(1) में। यानी पहले तो वो बहुमत दल के नेता को क्या करेंगे? मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। फिर मुख्यमंत्री जिसको बोलेगा उसको क्या करेंगे? अन्य मंत्री नियुक्त। अन्य मंत्री यानी जैसे आपके शिक्षा मंत्री, इनको भी अलग अलग मंत्री बनाएगा। तो वो किसके सिफारिश पर बनाएगा? मुख्यमंत्री के सिफारिश पर। तो बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री के सिफारिश पर आपके अन्य मंत्रियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। ये कौन से आर्टिकल में? 164(1) में। नेक्स्ट देखते हैं कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राज्यपाल की। नेक्स्ट यहाँ पे लगाया हुआ है नोट। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कौन सी? कि जैसा कि मैंने बताया कि राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। लेकिन नोट लगा के आपको ये लिख लेना है कि राज्यपाल अनिवार्य रूप से मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करेगा। यानी जब मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जैसा कि मैंने बताया 164(1) में क्या करता है राज्यपाल? बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर क्या करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। लेकिन संविधान में मूल लिखा हुआ है कौन सा? कि ये आपके जो 4 राज्य है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इनमें आप क्या करोगे? एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करोगे। यानी एसटी से एक मंत्री बनाओगे ही बनाओगे। ये संविधान में लिखा हुआ है स्पेशल। आपके राजस्थान में अगर आप जनजातीय मंत्री बनाओ तो न बनाओ तो ये कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं लिखा हुआ है राजस्थान के बारे में कि आप एक जनजातीय मंत्री बनाओगे ही। लेकिन राजस्थान में भी जनजातीय मंत्री बनते हैं, लेकिन वो हम अपनी इच्छा अनुसार बनाते हैं, ना कि कोई बाध्यता है कि राज्यपाल में जनजातीय मंत्री बनाएंगे। लेकिन कितने राज्य है जिसमें बाध्यता है? यानी संविधान का उल्लंघन हो जाएगा अगर उसमें अगर मंत्री नहीं बनाएगा। तो कितने राज्य आपके? 4 राज्य, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। यहाँ पे क्या है? जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट एक नोट और लगा लीजिए आप, कौन सा? कि जो ये आपके छत्तीसगढ़ और झारखंड दिखाई दे रहा है आपको, मूल संविधान में तो केवल झारखंड व छत्तीसगढ़ की जगह कौन सा राज्य था? बिहार राज्य। यानी मूल संविधान में तो आपके छत्तीसगढ़ और झारखंड की जगह कौन सा राज्य था? बिहार राज्य, इसका उल्लेख था। तो उसको क्या किया गया था? 54वें संविधान संशोधन के तहत, कब क्या? 2007 के द्वारा उसको हटाया गया था। यानी आपके जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करेगा कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। ये संविधान में कितने राज्यों के बारे में लिखा हुआ था? 3 राज्य। कौन कौन से? झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो बिहार राज्य को हटाया गया था कौन से संशोधन के तहत?
54वें संविधान संशोधन के तहत। कब किया गया था? 2007 में। और उसके जगह दो नए राज्य जोड़ दिए। कौन से? बिहार के जगह दो नए राज्य कौन से जोड़ दिए आपके? झारखंड और छत्तीसगढ़। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपको दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला कि मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था कि जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करेगा? तो कितने राज्य थे? 3। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। और अगर ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कितने राज्यों में जनजातीय मंत्री बनाना बाध्यता है? तो कितने? 4। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जैसे कि मंत्री बना रहे हैं, तो अब कोई मंत्रियों को क्या नहीं था? लिमिट नहीं थी, कितने भी बनाए जा रहे थे। ऐसे मंत्री भी बनाए जा रहे थे जिनका कोई काम नहीं है, यानी इतने मंत्री बनाए जा रहे थे जिनका कोई काम नहीं है, उनके पास कोई स्पेशल क्षेत्र भी नहीं है, फिर भी क्या बना दिया जाता था? मंत्री बना दिया जाता था। जिससे क्या होता था? फालतू का खर्चा होता था, फिजूल खर्चा। खर्चा कैसे? अब एक मंत्री के पीछे आप बताओ कितना खर्चा होता है? उसके सैलरी का नहीं, उसके पीछे 4-5 IAS काम करते हैं, RS, LDC, पियोन, ना जाने कितने काम करते हैं। उससे क्या होता है? फालतू का खर्चा आता था। तो आपके इसके लिए भी एक संविधान में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। एक लिमिट तय की गई थी, इतने मंत्री आप बना सकते हो। कौन सा? आप वो भी नोट लगा के लिख लीजिए। 91वें संविधान संशोधन। कौन सा? 91वें संविधान संशोधन। 91वें संविधान संशोधन किया गया था 2003 में। किसने किया था? आपके अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। इन्होंने देखा कि फिजूल मंत्री बना रहे जिनका कोई काम ही नहीं है एक्चुअल में, फिर भी मंत्री बनाए जा रहे। क्यों? क्योंकि संविधान में तो कहीं ऐसा लिखा नहीं हुआ था कि भाई आप इतना ही मंत्री बनाओगे, तो वो अपनी मन की इच्छा के अनुसार कितने भी बनाए जा रहे थे। तो इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में किया गया था संविधान संशोधन किया गया, और उसमें कहा कि आप ऐसे मंत्री नहीं बना सकते हो। क्या बनाओगे आप? राज्य की मंत्रिपरिषद की अधिकतम मंत्रिपरिषद में अधिकतम विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% बनाया जा सकता है। यानी मंत्रिपरिषद में क्या होंगे? आपके मंत्री। तो राज्य की जो मंत्रिपरिषद है ना, उसमें आप अधिकतम विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% बना सकते हो, और न्यूनतम कितने बना सकते हो आप? 12 मंत्री। तो ये आपका संविधान में जोड़ा गया था। कब? 2003 में। उससे पहले कोई लिमिट नहीं थी मंत्रियों की, जितने बनाए जा सकते थे उतने बनाते थे। तो 2003 में संशोधन किया गया था। कौन सा? 91। उसके तहत क्या जोड़ा गया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा था कि आप मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% और न्यूनतम 12 मंत्री। तो देखो, अधिकतम में तो आपके प्रतिशत है और न्यूनतम में संख्या है मंत्री। तो अब राजस्थान के आपके विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 15। तो 15 यानी विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 200। तो 200 का 15% निकालोगे तो आप कितने आएंगे? 30। तो आप राजस्थान में अधिकतम मंत्री कितने बना सकते हो? 30। और न्यूनतम कितने बना सकते हो? 12। इसमें भी आपका मुख्यमंत्री स्वयं शामिल होता है, यानी 29 तो अन्य मंत्री और प्लस आपका मुख्यमंत्री, और न्यूनतम में क्या होंगे? 11 अन्य मंत्री प्लस में आपका एक मुख्यमंत्री। इस प्रकार आपके क्या बने जाते हैं? अब मंत्री बने जाते हैं वर्तमान में। तो पहले कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था ये संशोधन, जिसमें कहा कि राज्य की मंत्रिपरिषद में अधिकतम विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% बना सकते हो, और न्यूनतम आप 12 मंत्री बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, राज्यपाल राज्य में स्थित सभी कार्यपालिका संबंधित कौन सी शक्ति है? राज्यपाल राज्य में स्थित सभी सरकारी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होते हैं। यानी राज्य में जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय उनका कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल। ये पद पर जैसे पद पर बैठता है कोई भी राज्यपाल, उसको अपने आप ये पद मिलते हैं साथ में कि राज्यपाल राज्य में जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय उनका क्या होता है? कुलाधिपति। तथा उनमें विश्वविद्यालय में क्या करता है? कुलपतियों की नियुक्ति करता है। यानी स्वयं तो कुलाधिपति होता है और क्या करता है? उसमें कुलपतियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, राज्य में स्थित विधि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। यानी सरकारी विश्वविद्यालय का तो कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल स्वयं। लेकिन विधि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश।
नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कि राज्यपाल राज्य स्तर के आयोगों का गठन करते हैं। वह इन आयोगों में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो नेक्स्ट कार्यपालिका संबंधी शक्ति कौन सी है कि राज्यपाल राज्य स्तर जितने भी राज्य स्तर के आयोग है उनका क्या करता है, गठन करता है। जैसे मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, जितने भी आयोग है राज्य स्तर के उनका गठन कौन करता है, आपका राज्यपाल। केवल एक आयोग को छोड़कर, कौन सा, महिला आयोग को छोड़कर सभी आयोगों का गठन कौन करता है, आपका राज्यपाल। महिला आयोग को छोड़कर सभी आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल। महिला आयोग का कौन करता है, सरकार स्वयं करती है। तो ये बुकों में आपको महिला आयोग में भी साथ में मिल जाएगा, लेकिन महिला आयोग का राज्यपाल नहीं करता है। आपको याद रखना है राज्यपाल राज्य स्तर के सभी आयोगों का गठन करता है, केवल महिला आयोग को छोड़कर। महिला आयोग का कौन करता है, सरकार स्वयं करती है। ये आपको याद रखना है विधायी संबंधित शक्तियों में। तो वो राज्य में स्थित सभी सरकारी विश्वविद्यालयों का तो कुलाधिपति होता है, तथा उसमें विश्वविद्यालयों में क्या करता है, कुलपतियों की नियुक्ति, और राज्यपाल राज्य स्तर के आयोगों का क्या करता है, गठन करते हैं। अब कुछ और पद मिलते हैं राज्यपाल के बनने के नाते, कौन कौन से, जैसे आपको एक तो वो होते हैं आपके, पहला तो होता है वो आपके राज्यपाल राज्य में स्थित जो आपकी रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका अध्यक्ष होते हैं। ये आपको राज्यपाल के पद पर बैठने पर इनको मिलते हैं कि राज्यपाल राज्य में स्थित जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट आपका राज्यपाल पश्चिमी सांस्कृतिक विकास केंद्र कहाँ पर है, आपका उदयपुर में। यानी राज्यपाल पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक विकास केंद्र कहाँ पर है, उदयपुर, उसका भी क्या होता है, अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे राज्य में स्थित सैनिक कल्याण बोर्ड कहाँ पर है, जयपुर, उसका भी क्या होता है, संरक्षक। अध्यक्ष नहीं होता है, क्या होता है, संरक्षक। और राज्यपाल राज्य में स्थित अरावली प्रबंधन बोर्ड का भी क्या होता है, संरक्षक। अब यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिए, अध्यक्ष और संरक्षक में क्या अंतर होता है, ये देखिए आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ आपका अध्यक्ष होता है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है अध्यक्ष होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह लिखा हुआ है संरक्षक होता है और संरक्षक होता है। इन दोनों में क्या अंतर है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राज्यपाल राज्य में स्थित अरावली प्रबंधन बोर्ड का अध्यक्ष होता है या संरक्षक होता है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि अध्यक्ष और संरक्षक में अंतर क्या होता है। देखो, अध्यक्ष तो खुद होता है अध्यक्ष, जो मान लो संरक्षक क्या होगा, मान लो आपने एक कंपनी खोली है, ठीक है, कंपनी के फाउंडर तो आप हो, यानी अध्यक्ष तो आप हो, लेकिन उस कंपनी में जो रुपये लगे हैं वो मैंने लगे हैं, तो मैं क्या होगा, उसका संरक्षक। काम आप कर रहे हो, अध्यक्ष आप हो, सब कुछ संभाल आप रहे हो, लेकिन पैसा किसने दिया, मैंने दिए, तो संरक्षक कौन होगा, मैं होऊंगा, अध्यक्ष तो आप ही होंगे। ये इसी प्रकार का अर्थ निकलता है इनका। तो यानी राज्यपाल वहाँ पे जाते वगैरह कुछ नहीं है, बस उसका क्या होता है, संरक्षक, यानी उनके जो उन पर जो रुपया लगता है, जो पैसे लगते हैं, उन कौन देता है, आपका राज्यपाल देता है। तो राज्यपाल राज्य में स्थित सैनिक कल्याण बोर्ड का तो क्या होता है, वो संरक्षक, और अरावली प्रबंधन बोर्ड का भी संरक्षक होता है। लेकिन सांस्कृतिक विकास केंद्र का अध्यक्ष होता है, रेड क्रॉस सोसाइटी का भी क्या होता है, अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम 2 नंबर शक्ति। ये 1 नंबर आपकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ पूरी हो गई है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में आपको यही याद रखना है कि राज्यपाल क्या करता है, ऑलमोस्ट सभी का ऐसे नियुक्ति वगैरह करता है और खुद भी अध्यक्ष होता है, वो कार्यपालिका संबंधी शक्ति होती है। जैसे पहले वो आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। दूसरा हमने देखा कि वो सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और उसमें अन्य कुलपतियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। फिर हमने देखा खुद रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है, पश्चिमी संस्कृति का भी अध्यक्ष होता है, और सैनिक कल्याण बोर्ड का संरक्षक होता है, अरावली प्रबंधन बोर्ड का भी क्या होता है, संरक्षक होता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं 2 नंबर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा एक पद पढ़ने वाले हैं हम, महाधिवक्ता। कौन सा पद पढ़ने वाले, महाधिवक्ता। ये भी इसमें ही आता है क्योंकि ये महाधिवक्ता भी नियुक्ति कौन करता है, आपका राज्यपाल करता है। तो नियुक्ति से संबंधित जो भी बातें वो कौन सी शक्ति में आएगी, राज्यपाल के कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर दी, अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कर दी, विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति कर दी। अब एक व्यक्ति है कौन सा, महाधिवक्ता, उसकी भी नियुक्ति कौन करता है, आपका राज्यपाल। कौन से आर्टिकल के तहत, 165 के तहत। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में है।
महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में है। नियुक्ति जैसे कि बताया, नियुक्ति कौन करता है? आपका राज्यपाल। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा राज्य की मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर। राज्यपाल बहुत से कम कार्य करते हैं अपनी खुद की इच्छा से, स्वविवेक से, अधिकतर कार्य करते हैं मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर, इसलिए राज्यपाल को नाममात्र का प्रधान कहा जाता है। यानी राज्यपाल केवल चलती किसकी है? मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर, यानी मुख्यमंत्री की चलती है। तो इसलिए मुख्यमंत्री को तो वास्तविक प्रधान कहा जाता है और राज्यपाल को नाममात्र प्रधान कहा जाता है। अब देख लो, महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा राज्यपाल, लेकिन किसके सिफारिश पर? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। महाधिवक्ता मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, लेकिन किसके सिफारिश पर? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम योग्यता, यानी महाधिवक्ता की क्या योग्यता होनी चाहिए कि भाई ये योग्यता रखने वाले महाधिवक्ता बन सकते हैं। तो योग्यता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। तो आगे हम जब हाईकोर्ट के न्यायाधीश पढ़ेंगे तो उनकी योग्यता देखेंगे, तो उनके समान योग्यता रखने वाले कौन बनते हैं? महाधिवक्ता। जैसे हाईकोर्ट की एक जो योग्यता कौन सी है कि 10 वर्ष तक क्या कर चुका हो? किसी भी कोर्ट में वकालत कर चुका हो, वो क्या बन सकता है? न्यायाधीश बन सकता है। तो अगर वो न्यायाधीश बन सकता है तो क्या बन सकता है? वो महाधिवक्ता भी बन सकते हैं। तो हाईकोर्ट की योग्यता पढ़ेंगे फिर देख लेंगे। तो अभी आपको ये याद रखना है कि महाधिवक्ता की योग्यता क्या होती है? हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान। नेक्स्ट है, महाधिवक्ता त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल को। किसको देते हैं? राज्यपाल को। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और त्यागपत्र भी किसको देते हैं? राज्यपाल को ही देते हैं। नेक्स्ट, इनके वेतन का निर्धारण कौन करता है? आपका वेतन के निर्धारण का भी आपके करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है महाधिवक्ता के कार्य, वेतन का निर्धारण भी आपका राज्यपाल ही करता है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए महाधिवक्ता के वेतन का निर्धारण कौन करता है, तो आपके राज्यपाल ही करते हैं। नेक्स्ट है महाधिवक्ता के कार्य। भाई महाधिवक्ता के पद को क्यों सृजित किया जाता है? इनका क्या कार्य है? तो महाधिवक्ता के 2-3 कार्य मुख्य, वो देख लेते हैं। पहला तो है आपका राज्य की सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना। जैसे कि मैंने बताया कि महाधिवक्ता बनने के लिए क्या योग्यता है? हाईकोर्ट के न्यायाधीश की। और हाईकोर्ट की एक कौन सी योग्यता है कि 10 वर्ष तक किसी भी कोर्ट में क्या कर चुका हो? वकालत कर चुका हो। तब बताओ, अगर राज्य की सरकार कोई कानून बना रही है, तो कोई कानूनी मामला है, उसमें सलाह देने के लिए किसको रखा जाता है? महाधिवक्ता को। क्योंकि ये कम से कम 10 वर्ष तक क्या कर चुके हैं? वकालत कर चुके हैं, तो इनको कानून की जानकारी अच्छे से होती है। तो कोई भी कानून बनाते हैं या कोई भी कानून का मामला हो, तो उसमें सलाह ली जाती है किसकी? महाधिवक्ता की। पहला कार्य तो ये है। दूसरा कार्य आपका इनका है महाधिवक्ता का कि राज्य की सरकार का विभिन्न न्यायालयों में पक्ष पेश करना। विभिन्न न्यायालयों में क्या करना? पक्ष पेश करना। यानी मान लो अगर सरकार के खिलाफ अस्थायी प्रस्ताव लाए या सरकार के खिलाफ कोर्ट में खिलाफ जाए जनता, तो कोर्ट में जनता खिलाफ जाएगी तो जनता तो अपना वकील करके ले जाएगी, तो सरकार किसको पेश करेगी? तो सरकार की तरफ से कौन जाएगा? आपका महाधिवक्ता। यानी सरकार की तरफ से केस कौन लड़ेगा? महाधिवक्ता। तो राज्य की सरकार का विभिन्न न्यायालयों में, यानी जितने भी न्यायालय है उनमें पक्ष पेश करता कौन है? आपका महाधिवक्ता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3 नंबर इसका कार्य। महाधिवक्ता क्या होता है? राज्य का सर्वोच्च, महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। केंद्र में कौन होता है? आपका महान्यायवादी, जो आपके पूरे देश का क्या होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और राज्य का पूछे तो कौन होता है? महाधिवक्ता। ठीक है, नेक्स्ट इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। राज्य महाधिवक्ता के बारे में कौन सी? ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको। आर्टिकल 177 के तहत महाधिवक्ता विधानमंडल के दोनों ही सदनों की बैठकों में भाग ले सकते हैं। विधानमंडल के दोनों ही सदनों मतलब आपकी विधानसभा और विधान परिषद, उनकी बैठकों में क्या ले सकता है? भाग ले सकते हैं। भाई जिन उनकी विधानमंडल में जो 2 आपके सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, उस बैठक होती है उनकी, उनमें क्या ले सकता है? ये भाग ले सकता है। सदस्य न होते हुए भी क्या ले सकता है? भाग ले सकता है। क्योंकि विधानसभा की बैठक होती है तो उसमें जितने सदस्य है, जैसे विधानसभा के राजस्थान में कितने सदस्य है? 200 सीट है तो 200 सदस्य होंगे, तो वही बैठ सकते हैं। जो सदस्य होता है वही बैठता है। लेकिन महाधिवक्ता आपका सदस्य न होते हुए भी दोनों सदनों में क्या करता है? बैठक करता है। लेकिन क्या नहीं कर सकता?
मत का प्रयोग नहीं कर सकता। मत का मतलब अगर बैठक चल रही है और उसमें कोई बात पर उनका अब विवाद हो गया तो फिर उनको मत दिया जाता है कि कौन सी बात पर इतने मत मिलेंगे तो वो बात मानी जाएगी, तो उस पर महाधिवक्ता अपना मत का प्रयोग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि महाधिवक्ता उस विधान मंडल के किसी भी सदन का क्या नहीं है, सदस्य नहीं है। सदस्य होता तो उसका मत माना जाता। लेकिन ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि कौन से आर्टिकल के तहत महाधिवक्ता विधानमंडल के दोनों ही सदनों की बैठकों में भाग लेता है। तो आर्टिकल 177 या ये पूछ ले जाए कौन सा व्यक्ति या कौन अधिकारी जो आपके विधानमंडल की दोनों ही बैठकों में भाग ले सकता है सदस्य न होते हुए भी, महाधिवक्ता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वो बात जो आपको मैं पहले बता रहा था कि महाधिवक्ता के वेतन का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपको दो इंपॉर्टेंट याद रखनी है महाधिवक्ता में, बाकी आपका महाधिवक्ता पद पूरा मैंने पढ़ा दिया है आर्टिकल 165 के अनुसार। राजस्थान का प्रथम महाधिवक्ता कौन थे आपके? जी.सी. कासलीवाल। और राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन आपके? महेंद्र सिंह सिंधवी। ये दो इंपॉर्टेंट बात आपको और याद रखनी है। उसके बाद में आपको महाधिवक्ता से संबंधित कोई भी बात याद है नहीं रखनी है। तो राजस्थान का प्रथम महाधिवक्ता कौन है? जी.सी. कासलीवाल। और राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन आपके? महेंद्र सिंह सिंधवी। तो ये आपका महाधिवक्ता का पद क्या होता है? पूरा। नेक्स्ट शक्ति देख लेते हैं हम, 2 नंबर कौन सी आपकी? व्यवस्थापिका या विधायी संबंधित शक्तियां। 2 नंबर कौन सी आपकी? व्यवस्थापिका विधायी संबंधित शक्तियां। कौन सी होती है इनके पास? पहली बात है आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल विधानमंडल के सत्रों को आहूत यानी शुरू, सत्रावसान यानी समाप्त करता है। यानी आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल विधानमंडल के सत्र, विधानमंडल का मतलब विधानसभा विधान परिषद दोनों में क्या चलते हैं? सत्र चलते हैं। सत्र क्या होता है? आपके वर्ष में 3 सत्र चलते हैं, बजट सत्र, मानसूनी सत्र, शीतकालीन सत्र। उनको आहूत यानी शुरू, सत्रावसान यानी समाप्त कौन करता? आपका राज्यपाल करता है। ठीक है, जैसे आगे आएगा तो और पढ़ लेंगे हम विधानसभा में सत्र क्या होता है। तो एक बार आप ये समझे कि 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसूनी सत्र, शीतकालीन सत्र। इनको शुरू कौन करता है यानी आहूत कौन करता है? राज्यपाल। समाप्त कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है आर्टिकल 174 के तहत ही राज्यपाल क्या करता है? विधानसभा को भंग करता है। जैसे आगे हम विधानसभा में पढ़ेंगे कि विधानसभा सामान्यतः 5 वर्ष तक चलती है। इससे पहले भी राज्यपाल क्या कर सकता है? उसको भंग कर सकता है। ठीक है, 5 वर्ष तक चलती है तो उससे पहले भंग करता है, लेकिन किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 174 के तहत ही राज्यपाल क्या करता है? विधानसभा को भंग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट लगा के लिख लो आप, कौन सी बात? कि स्थगित संबंधित सदन का अध्यक्ष करते हैं। क्या स्थगित? यानी आपके जो विधानमंडल यानी विधानसभा या विधान परिषद, 2 सदन होते हैं विधानमंडल, उनमें सत्र चल रहे हैं, उनको शुरू कौन करेगा? आपके राज्यपाल। समाप्त कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन स्थगित संबंधित सदन का अध्यक्ष करेगा। स्थगित का मतलब होता है कुछ समय के लिए रोकना। इन मान लो अगर विधानसभा में सत्र चल रहे हैं, अगर उनको समाप्त कर दिया तो फिर से वापस राज्यपाल से क्या करवाना पड़ेगा? शुरू करवाना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं चाहते कि बार बार राज्यपाल से शुरुआत कराए, तो वो क्या कर देते हैं? सत्र को बीच में स्थगित कर देते हैं। स्थगित मतलब रोक देते हैं। 2 घंटे के लिए भी रोक सकते हैं, 2 दिन के लिए भी रोक सकते हैं, हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, कितना भी क्या कर सकते हैं? वो स्थगित कर सकते हैं, यानी बीच में रोक सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विधानमंडल के सत्रों को शुरू कौन करता है? तो राज्यपाल। समाप्त कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थगित कौन करता है? तो संबंधित सदन का अध्यक्ष। संबंधित सदन का अध्यक्ष मतलब अगर विधानमंडल में 2 सदन होते हैं आपके, विधानसभा और विधान परिषद, अगर विधानसभा में सत्र चल रहे हैं और उनको स्थगित करना है तो कौन करेगा? विधानसभा के संबंधित अध्यक्ष करेगा। और अगर आपका विधान परिषद में सत्र चल रहे हैं तो उस समय कौन करेगा? विधान परिषद का अध्यक्ष करेगा। क्या? स्थगित यानी कुछ समय के लिए रोकना। नेक्स्ट कौन सी संबंधित शक्ति है? व्यवस्थापिक विधायी संबंधित शक्तियां। नेक्स्ट है यहाँ पे
राज्यपाल विधानमंडल के सत्रों को संबोधित करता है। जैसे कि जो सत्र होते हैं आपके 3 वर्ष में, उनको क्या करता है, संबोधित करता है, यानी भाषण देता है उन पर। बजट सत्र को अनिवार्य रूप से क्या करेगा, संबोधित करेगा। जैसे कि मैंने बताया कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र, लेकिन 3 सत्र में से अनिवार्य रूप से किसको संबोधित करेगा, बजट सत्र। यानी बजट सत्र को तो संबोधित करना क्या है, बाध्यता है। बाकी 2 सेंस रहते हैं आपके, मानसूनी और शीतकालीन, उनको संबोधित करे या ना करे वो उनकी इच्छा है, लेकिन बजट सत्र को तो क्या करना पड़ेगा, आपको अनिवार्य रूप से संबोधित करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सी शक्ति है, व्यवस्थापिका विधायी संबंधी शक्तियां। नोट लगा के लिख लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इस संबोधन में राज्यपाल का अभिभाषण, सॉरी यहाँ पे अभिभाषण लिख दिए, राज्य के मंत्रिपरिषद के द्वारा या मुख्य सचिव के द्वारा तैयार किए जाते हैं। पहली बात तो ये अभिभाषण होता क्या है, जो संबोधन देते हैं, यानी जो सत्र चलते हैं उसमें राज्यपाल क्या करता है, उसको संबोधित करते हैं। तो राज्यपाल का अभिभाषण कौन तैयार करते हैं, 2 होते हैं आपके, भाषण, अभिभाषण। भाषण तो वह होता है जैसे कि मैंने तैयार किया पहले भाषण और मैं ही वापस क्या कर रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ, वो तो होता है भाषण। अभिभाषण होता है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा तैयार किया जाता है और फिर मैं बोलता हूँ, यानी शब्द वो मेरे नहीं होते जो मैं बोल रहा हूँ, वो किसी अन्य के लिखे होते हैं। यानी राज्यपाल बोलता है तो भी अन्य इच्छा पर बोलता है, तो वो कौन तैयार करता है, आपके मंत्रिपरिषद के द्वारा, यानी मुख्यमंत्री तैयार करेगा या मुख्य सचिव तैयार करेगा। यानी राज्यपाल बोलता भी वही है जो मुख्यमंत्री बुलवाना चाहता है। अब सत्र को संबोधित क्या करते हैं, मान लो अगर आपका बजट सत्र है, उसको संबोधित कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि अभिभाषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन सा, एक तो होता है आपका सामान्य अभिभाषण जिसका उल्लेख आपका आर्टिकल 175 में, दूसरा होता है आपका विशेष अभिभाषण जिसका उल्लेख है आर्टिकल 166 में, सॉरी 176 में। तो ये होते हैं आपके 2 प्रकार के भाषण, सामान्य अभिभाषण और विशेष अभिभाषण। इनमें क्या अंतर है, पहले तो मैंने बता दिया भाषण और अभिभाषण में क्या अंतर होता है। भाषण वही होता है कि मैं ही लिख रहा हूँ और मैं ही वापस उसको बोलूँगा। अभिभाषण क्या होता है, भाषण किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे आप मुझे कुछ भी लिख के दे देते हो, मुझे वही बोलना पड़ेगा, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ फिर भी मजबूरन मुझको वही बोलने पड़ेंगे जो आपके द्वारा लिखे गए शब्द हैं। राज्यपाल के द्वारा यही बोलाया जाता है। राज्यपाल नहीं चाहता है कि सरकार की तारीफ करूं, फिर भी अगर मुख्यमंत्री लिख के दे देता है भाषण में तो उसको वो बोलना ही पड़ता है, उसको बोलते हैं अभिभाषण। और अभिभाषण कितने होते हैं, 2 प्रकार के। सामान्य अभिभाषण, सामान्य अभिभाषण यानी आपकी विधानसभा, जो आपकी विधानसभा होती है वो कितने वर्ष चलती है, 5 वर्ष। कितने वर्ष, 5 वर्ष। तो मैंने बताया कि 1 वर्ष में कितने होते हैं आपके, 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं, 3। तो अगर 5 वर्ष चलेगी तो 5 दिया 15, यानी 15 बार क्या करेंगे, संबोधित। तो वो तो होंगे सामान्य अभिभाषण, क्या होंगे, यानी 15 बार संबोधित कर सकते हैं। विशेष अभिभाषण क्या होता है, वो 1 बार ही संबोधित करते हैं। वो कब, जब आपकी नई नई सरकार बनी होती है, पहली बार संबोधित, यानी पहला ही आपका सत्र है। मान लो अभी सरकार बनी है और आपका पहला ही क्या है, सत्र है, कौन सा, बजट सत्र। तो उसको जब अभिभाषण यानी उसको संबोधित करेगा वो कौन सा भाषण कहलाएगा, आपका विशेष अभिभाषण। सामान्य अभिभाषण में क्या होता है, राज्यपाल सरकार के द्वारा किए गए कार्य को गिनवाता है कि सरकार ने ये कार्य इतने वर्षों में किया है। लेकिन विशेष अभिभाषण में क्या करता है, वो सरकार की भावी योजना बताते हैं। क्यों, क्योंकि वो तो अभी सरकार बनी है ना, कार्य करेंगे अभी तो आगे। तो विशेष अभिभाषण में वो कहते हैं कि सरकार ये आगे करेगी, और सामान्य में क्या बोलती है कि ये कार्य कर चुकी है। तो ये दोनों में अंतर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट लिखा हुआ है आर्टिकल 171 के तहत राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि विधानमंडल के कितने सदन होते हैं, 2, विधानसभा, विधान परिषद। तो आर्टिकल 171 के तहत राज्यपाल विधान परिषद में क्या करते हैं, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। 2 शब्द होते हैं आपके, मनोनीत, निर्वाचित। निर्वाचित तो चुनाव के माध्यम से होते हैं, मनोनीत यानी मानने से, कि मैं मान लेता हूँ कि आप ये यहाँ के क्या हो, राज्यपाल हो या मंत्री, वो क्या होता है, मनोनीत। और निर्वाचित यानी चुनाव के माध्यम से।
तो विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? 1/6। लेकिन वो कहाँ कहाँ से होना चाहिए? जो आपके साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, समाज सेवा, ये 5 क्षेत्र से क्या होना चाहिए? विशेषज्ञ होना चाहिए। यानी यहाँ तो वो कवि वगैरह होना चाहिए, या विज्ञान से संबंधित होना चाहिए, या किसी भी प्रकार की कला जानता हो, सहकारिता या समाज सेवा करता हो। उन्हीं में से वो क्या बनेंगे? 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेगा विधान परिषद में। ये अच्छे से हम और समझेंगे जब विधान परिषद पढ़ेंगे। तो एक बार के लिए आप इतना ही याद रखिए कि आर्टिकल 171 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेगा, और वो होंगे आपके साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा में विशेषज्ञ होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को क्या करता था? मनोनीत करता था। था का मतलब जानता है ना, यानी करता था, अब नहीं करता है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आंग्ल भारतीय होता क्या है। ये पहले करता था मनोनीत, कौन से आर्टिकल के तहत? 333 के तहत। आंग्ल भारतीय क्या होता है? मान लो आपकी भारत की महिला है, उसका विवाह यानी वह विवाह यूरोप महाद्वीप के किसी व्यक्ति से शादी कर लेती है, फिर उसका उत्पन्न पुत्र क्या कहलाएगा? आंग्ल भारतीय कहलाएगा। तो यानी आंग्ल भारतीय कौन होता है? भारत की महिला कौन से महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप के किसी देश के व्यक्ति से, भाई यूरोप महाद्वीप में जितने भी देश है उनमें से किसी भी व्यक्ति के साथ शादी कर लेती है, और उससे उत्पन्न पुत्र क्या कहलाएगा? आंग्ल भारतीय कहलाएगा। वो क्या करते थे? मनोनीत करता था। कौन? राज्यपाल। लेकिन अब नहीं करता है। क्यों? क्योंकि संविधान का संशोधन किया था आपके नरेंद्र मोदी द्वारा। कब? नोट लगा के लिख लेना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना,